हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो परमाणु मॉडल पे रहेगा और केमिस्ट्री की क्लास ये सेकंड नंबर रहेगी। यानी इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है, यानी केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट थी, जिसमें हमने परमाणु के जो मूलभूत कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको डिटेल से पढ़ा था। प्रोटॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं और हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें पढ़ी थी। और जो आज का जो हम टॉपिक चलेंगे लेके वो होगा परमाणु के मॉडल। तो यहाँ से जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी, जो पहली क्लास थी, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जिस तरह से ये परमाणु है, एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है उसको कहा जाता है नाभिक। इसको कहा जाता है नाभिक। और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा रिवाइज इसलिए करवाया क्योंकि एक पॉइंट थोड़ा मिस कर लिया था हमने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ लिख लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और यह न्यूक्लियॉन शब्द मोजले के द्वारा दिया गया था। आप मोजले की आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो यह शब्द मोजले के द्वारा दिया गया था। तो ये एक पॉइंट हमने नहीं लिखा था, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने पढ़े। नाभिक होता है और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा, जो अभी हम मॉडल में पढ़ेंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और यह शब्द मोजले के द्वारा दिया गया था। तो अब ये एक पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर ले, जो हमने पहली जो क्लास पढ़ी थी उसके अंतर्गत। और अब आते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब हम जो पढ़ेंगे वो आपके परमाणु के मॉडल होंगे। तो आज की जो हेडिंग लिखी आप, परमाणु के प्रतिरूप, परमाणु के मॉडल या परमाणु के प्रतिरूप। जो अपने सिलेबस में, लेबर असिस्टेंट के सिलेबस में जो दे रखा है वो है आपका केवल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन हम सीधा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे नहीं आते हैं, क्योंकि हमने सीधा अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मतलब पढ़ लिया तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो किन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग वाला मॉडल दिया था। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप या मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल या डाल्टन का प्रतिरूप। अब यहाँ देखिए आप कि जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि परमाणु होता है वो अविभाज्य है और परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, वो सारी बातें डाल्टन ने ही बताई थी। लेकिन डाल्टन की हम कुछ और बातें भी देख लेते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 11th की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, और अरिहंत की बुक भी है, उन दोनों रेफरेंस बुक भी है। तो उन सारी चीज़ों को देखो, नोट्स प्लस एनसीईआरटी बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी। आपकी एक तो खुद के नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स बनाइए आप साथ साथ में,
और एनसीईआरटी बुक को भी प्रीफर कीजिए, उसको साथ में लेके चले। वैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इजी वे में स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि डाल्टन ने बताया था कि जो कोई भी पदार्थ है, कोई पदार्थ, या फिर ऐसे लग सकते हो आप कि पदार्थ होता है, पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अविभाज्य कणों से, पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। यानी डाल्टन ने बताया कि परमाणु कैसा है, परमाणु यानी कोई पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा, परमाणु। अर्थात डाल्टन ने ही बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उसने बताया था कि एक ही तत्व में सभी परमाणु होते हैं, वो समान प्रकार के होते हैं। एक ही तत्व में सभी परमाणु समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। ये इससे दूसरा पॉइंट बताया था डाल्टन ने। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ने सामान्य जानकारी ही बताई थी, और ऐसे 4-5 पॉइंट हैं, हम 3 पॉइंट ही लिखते हैं, दूसरा तीसरा पॉइंट और मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा। इसके बाद इसने बताया था कि परमाणु को, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। तो वो बताया था जॉन डाल्टन ने, या डाल्टन के द्वारा बताया था। तो परमाणु को, या फिर परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है, परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है, और न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो इस 3 पॉइंट को आप याद रखना। सबसे फर्स्ट मॉडल है डाल्टन का परमाणु मॉडल। पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे परमाणु कहा जाता है, ये बताया था डाल्टन ने। इसके बाद दूसरा बताया था कि एक ही तत्व में सभी परमाणु समान प्रकृति के होते हैं, और इसके बाद परमाणु को न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये किसने बताया था, डाल्टन ने। इसके बाद इसने चौथा पॉइंट और बताया था कि केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी रासायनिक संयोग होता है, उसमें कौन भाग लेता है, तो उसमें परमाणु भाग लेते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ ली थी, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। ये तीनों पॉइंट है, और चौथा पॉइंट और मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसको भी नोट कर ले कि जो रासायनिक रिएक्शन होती है, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि रासायनिक रिएक्शन होती है या रासायनिक संयोग होता है, उसमें परमाणु भाग लेता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। इस तरह से ये डाल्टन का परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है। अब इसको नोट डाउन कर ले साथ साथ में ही। अब नोट्स बनाते रहे, इसके चारों पॉइंट इस तरह से लिख ले आप। अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ। इसके बाद जो अपना मॉडल रहेगा वो रहेगा आपका जे थॉमसन का मॉडल, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी। अब जो सेकंड नंबर मॉडल रहेगा वो आपका रहेगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। हम सारे के सारे परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो,
और जो डाल्टन था उन्होंने तो थोड़ा बहुत बता दिया कि जो कण हैं या पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, वो वास्तव में परमाणु हैं। लेकिन परमाणु के बारे में और कुछ भी नहीं बताया, उनमें कमियां थी। उन कमियों को थोड़ा बहुत दूर करने के लिए थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे क्या कहा गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पे देखो, थॉमसन ने बताया कि परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला होता है। जो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार कोई भी परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु कैसा होता है, एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में उपस्थित होते हैं। यहाँ देखें, इससे बताया कि इस तरह से जो धन आवेश होता है, ये इस तरह से जो धन आवेश होता है वो पूरे गोले में समान रूप से वितरित रहता है और ये जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके बीच बीच में उपस्थित होते हैं। क्या ऐसा वास्तव में होता है? ये ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो ये थॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल क्या था, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल असफल रहा या गलत साबित हुआ। तो इसके कुछ पॉइंट हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। ये इस तरह से थॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें धन आवेश पूरे गोले में समान रूप से वितरित रहता है। इससे पहला पॉइंट क्या बताया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें धन आवेश पूरे गोले में समान रूप से वितरित रहता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में उपस्थित रहते हैं। ये इसने बताया था। अब हम देखते हैं, और इस मॉडल के एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट कर लेना आप, क्योंकि जो एग्जाम में आपसे दे रखा रदर का मॉडल, लेकिन इस मॉडल से पूछने लायक बात है वो जो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इस मॉडल के अन्य नाम। इस मॉडल को तरबूज मॉडल, इस मॉडल को तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या रेजिन मॉडल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन करना और इम्पोर्टेंट करना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मॉडल को तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो, तरबूज मॉडल इसलिए बताया क्योंकि जिस तरह से तरबूज होता है उसके जो बीज होते हैं तरबूज के, वो उस पूरे तरबूज में क्या होते हैं, मतलब बीच बीच में धसे रहते हैं। तो इससे बताया कि एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन और धनावेश पूरे गोले में जिस तरह से बीच बीच में धसे हैं, इसी तरह तरबूज में भी जो बीज होते हैं वो पूरे में उसमें धसे रहते हैं। तो इस तरह से, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसलिए इसको तरबूज मॉडल, रेजिन मॉडल, प्लम पुडिंग। अब प्लम पुडिंग क्या है? ये प्लम पुडिंग एक चाइनीज मिठाई होती है। ये उस चाइनीज मिठाई से ये शब्द उठाया गया है जो इसी रूप में होती है, मतलब उस पर कुछ ना कुछ इस तरह से लगाया रहता है। तो ये एक चाइनीज मिठाई है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया। थॉमसन के अनुसार
परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें धन आवेश उस पूरे गोले में वितरित रहता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। इसका पहला पॉइंट हो गया। इसे तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल भी कहा जाता है। इस तरह से इसके दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे हमने लिख दिए। लेकिन ये थॉमसन का परमाणु मॉडल ये भी असफल रहा, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो धनावेश होता है वो तो उसके नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित होता है। ये थोड़ा बहुत रदरफोर्ड ने बताया था, तो इसको नोट डाउन करें। और हमारा जो नेक्स्ट मॉडल रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसको, इस दोनों पॉइंट को ही उतार ले, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसको मैं रफ कर लेता हूं। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल रहेगा, रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फा, इसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट आपके जो थर्ड नंबर का मॉडल रहेगा उसको लिखिए आप। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले, क्योंकि अपने सिलेबस में यही लिखा हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट करें। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं बता दूं। रदरफोर्ड में जितना डीप हो सकता है, जितनी एनसीईआरटी में बात लिखी है, जो एनसीईआरटी में नहीं भी है, वो जितनी हो सकती है वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैं आपको लिखवा दूंगा। रदरफोर्ड का मॉडल आपको कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में वो भी लिखेंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे। थोड़ा नहीं समझ में आया है कुछ पॉइंट बाहर से, उसको भी देख लेंगे, नहीं सारे पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो पहली बात तो इसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहा जाता है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में देख लेते हैं रदरफोर्ड ने किया क्या था। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिख जाएगा, देखो इसका। देखो हम एनसीईआरटी, इसके जनरली हम समझने के लिए दो डायग्राम बना सकते हैं। इसके पहले हम देखो एनसीईआरटी वाला इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई बॉक्स है जो कि अल्फा कणों का स्रोत मान लो आप, अल्फा कणों का स्रोत मानो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये आपकी लेड की प्लेट रखी हुई है और यहाँ पे आप एक इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। हाँ, देखो ये है अल्फा कणों का स्रोत। अब अल्फा कण है क्या? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम के कण ही अल्फा कण कहलाते हैं। आप इसको लिख सकते हो कि द्विआवेशित हीलियम के कण ही क्या है? द्विआवेशित हीलियम का कण ही आपका अल्फा कण कहलाता है। यहाँ पे हम एक सोने की प्लेट रखते हैं या सोने की पन्नी, क्या है ये? बहुत ही पतली एक सोने की पन्नी रखी गई है। इसको आप लिख सकते हो सोने की पन्नी। ये हो जाएगी सोने की पन्नी हो जाएगी आपके। इसके बाद में देखो इसकी मोटाई है आपके 100 nm या फिर 10⁻⁷ मीटर, ये इसकी मोटाई है। और इसको इंपॉर्टेंट कर ले, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड ने जिस सोने की पन्नी का उपयोग किया था उसका आकार क्या था। जब
अल्फा कणों की बौछार करवाई, जब अल्फा कणों की इसने बौछार करवाई थी तो अधिकांश अल्फा कण, लगभग देखो इस पूरा डायग्राम इस तरह से हम इसको एक बार बना लेते हैं। इनमें से 20,000 कणों में से, ये आपसे संख्या पूछ सकता है कि कितने कणों में से, 20,000 कणों में से ये एक कण ही टकरा के वापस गया। मतलब यहां से इसको आप इस तरह से बता सकते हो कि ये थोड़ा इसको आगे ले ले अपन, तो इस तरह से टकरा के वापस गया। बाकी सभी कण क्या था, उस पन्नी के आर पार चले गए। अब देखना, और ये है आपका ZNS का पर्दा या फोटोग्राफी, ZNS का पर्दा या फिर फोटोग्राफी प्लेट है। और ये दोनों चीजें होती है प्रतिदीप्ति या प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त का मतलब होता है कोई आवेशित कण उस पर जब टकराता है तो वो चमक उठता है। अब इसको यहाँ से एक बार पूरा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम। देखो, अल्फा कणों का स्रोत यानी अल्फा कण है क्या, हीलियम+2 यानी हीलियम जो ऋणावेशित कण है वो धनावेशित जो कण है वो अल्फा कण है। अल्फा कण यहाँ से जब निकलते हैं तो ये सोने की पन्नी है। जब इस सोने की पन्नी से अल्फा कण टकराते हैं तो रदरफोर्ड ने यानी सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार करवाई और रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो उस पन्नी के आर पार निकल जा रहे। अधिकांश अल्फा कण थे इस सोने की पन्नी से क्या कर दिया, अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पन्नी से आर पार निकल गए। जिस तरह से ये निकल गए, ये सारे कण, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। और 20,000 कणों में से केवल एक कण, इस संख्या को याद रखना, कितने में से, 20,000 कणों में से एक कण वो इस पन्नी से टकरा के वापस आया। तो इस आधार पर इससे दो निष्कर्ष निकलते। और आप ये भी पूछ सकते हो कि सर उसको पता कैसे चला कि कण टकरा के वापस जा, मतलब टकरा के वापस आ रहा है, और कुछ कण टकरा के मतलब टकरा के वापस आ रहा था एक कण, और कुछ कण सीधे आर पार जा रहे थे, पता कैसे चल रहा। ये जो फोटोग्राफी प्लेट है, ये जो फोटोग्राफी प्लेट है, यह इसके दोनों ओर क्या कर दिया था, ZNS का पर्दा रख दिया था। इसका एक डायग्राम और हम बना सकते हैं, ठीक है। ZNS का पर्दा रख दिया था दोनों ओर, ये इस साइड रख दिया और इस साइड रख दिया, या फिर इस तरह से फोटोग्राफी प्लेट रख दी। ये प्रतिदीप्त होता है। प्रतिदीप्ति या प्रतिदीप्त का मतलब होता है कोई भी आवेशित कण जब टकराता है तो वो चीज चमक उठती है। जिस तरह से ये अल्फा कण आवेशित कण थे भाई, ये +2 आवेशित कण है। जब आवेशित कण इस चीज से टकराएंगे तो ये क्या करेगा, चमक उठेगा। जब वापिस जाएगा तो यहां से टकराएगा तो ये चमक उठेगा। अगर यहाँ पे मैं पर्दा लगा दूं, इस तरह से मान लो मैंने कोई पर्दा लगा दिया, देखना इसको, यहाँ से इस तरह पर्दा लगा दिया, माना कि फोटोग्राफी प्लेट नहीं, ये पर्दा लगाया मैंने। अगर कोई कण टकरा के वापिस जा रहा है तो इस पर्दे से टकराएगा, और पर्दा किसका है, ZNS का, तो ये प्रतिदीप्त यानी चमक उठने वाला पर्दा। तो आवेशित कण, जब ये आवेशित अल्फा कण इससे टकराएगा तो ये पर्दा क्या हो जाएगा, चमक उठेगा, हमें चमक दिखाई देगी। इससे रदरफोर्ड को पता चला कि कोई तो कण है जो वापिस जा रहा है। तो एक बार आप इस पूरे डायग्राम को बना ले, इसके बाद मैं सारे सिस्टमेटिक पॉइंट में जितने भी सारे पॉइंट है वो रदरफोर्ड के लिखवा देता हूँ। कि अल्फा कणों का स्रोत हो गया, लेड की प्लेट होगी, अल्फा कण यहाँ से आई, इस सोने की पन्नी से टकराए, और ये बाकी सब कण टकरा के आर पार निकल गए, और एक कण था वो वापस गया। 20,000 में से केवल एक कण टकरा के वापस गया था। ZNS का पर्दा या फिर फोटोग्राफी प्लेट का उपयोग किया था, और सोने की पन्नी 100 mm या फिर 10⁻⁷ मीटर की जो थी, इसका आकार था। इस एक बार इस पूरे डायग्राम को आप उतार लें, इसके बाद इसके सारे पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब डायग्राम उतार ले एक बार, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिख लेते हैं अपन कि रदरफोर्ड ने किस तरह से काम किया था।
तो रदरफोर्ड का जो रहेगा, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने अब ये पॉइंट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पहले हमें पता चल जाए कि नाभिक की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज की। ये इसका पहला पॉइंट हो गया कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज की। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी, इसका मैं सोने की पन्नी का आकार कोष्टक में लिख रहा हूं, आप याद रखना 100 nm या 10⁻⁻⁷ मीटर सोने की पन्नी। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई या अल्फा कणों का प्रहार करवाया। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई या अल्फा कणों का प्रहार करवाया और देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं। इस अधिकांश अल्फा कणों में से निकल जाते हैं, अधिकांश में से यानी किस में से, लगभग और लगभग 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से केवल एक कण पन्नी से टकराकर वापस लौट आता है। ये है रदरफोर्ड का मॉडल। अब इसकी कमियां भी पढ़ेंगे। देखो, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज की। यह पहले हमने नोट डाउन कर लिया कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इसके बाद रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी, जिसका आकार ये मैंने लिखा है, पर अल्फा कणों की बौछार करवाई या अल्फा कणों का प्रहार करवाया और रदरफोर्ड ने देखा कि उस सोने की पन्नी से टकरा के अधिकांश जो अल्फा कण थे वो उस पन्नी से सीधा मतलब आर पार बाहर निकल जा रहे थे। जो इस तरह से मैंने राउंड शेप बनाया था और फोटोग्राफी प्लेट बनाई थी, सीधा मतलब उससे टकरा दे जाके, कोई भी पन्नी से टकरा के पुनः वापस नहीं आ रहा था। तो इस आधार पर इसने यानी आर पर निकल जाते और फिर लगभग 20,000 कणों में से केवल एक कण उस पन्नी से टकराकर वापस लौट आता है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। लेकिन अब रदरफोर्ड ने इस मॉडल के आधार पे 2 निष्कर्ष निकाले। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर ले।
इसके बाद हमने इसके निष्कर्ष लिखे रहे, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष क्या निकाले। हाँ, इसके बाद आप और इसमें लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि पर्दा था वो किसका था, जेडएनएस का प्रतिदीप्त, जेडएनएस का प्रतिदीप्त पर्दा प्रयोग किया। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि पर्दा जेडएनएस का, या फिर फोटोग्राफी प्लेट थी, ठीक है, या तो फोटोग्राफी प्लेट का उपयोग किया, फिर या जेडएनएस प्रतिदीप्त पर्दे का प्रयोग किया था। इस पॉइंट को लिखें। इन सभी पॉइंट को आप एक बार नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखते हैं कि इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। इसको मैं अब रफ कर लेता हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, साथ साथ में ही अपनी नोटबुक में नोट करें इसको। अब है रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष। हाँ, अब निष्कर्ष क्या, अब इस ये मतलब एक तरह की आश्चर्यजनक घटना दिखी थी। रदरफोर्ड ने बताया भी से कि मेरे जीवन की सबसे आश्चर्यजनक घटना है कि ऐसा मैंने नहीं देखा, कितने सारे कण फेंके उसमें से केवल एक ही कण आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न निकला, तो ये निष्कर्ष क्या रहे इसके, ये पढ़ते हम। तो जो सबसे फर्स्ट रहेगा कि रदरफोर्ड ने बताया, इसके दो निष्कर्ष हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसलिए तो वो कण क्या थे, आर पार निकल जा रहे थे। बाकी अगर ठोस होता, उस जगह पे कुछ आवेश होता, तो वो कण टकरा के वापिस आते, जाते नहीं। तो यहाँ देखें कि परमाणु का बाहरी भाग या अधिकांश भाग, परमाणु का बाहरी भाग या जो अधिकांश भाग था, अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का बाहरी भाग या फिर अधिकांश भाग खोखला होता है क्योंकि उस भाग से अल्फा कण आर पार बाहर निकल गए थे। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का बाहरी भाग या अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है क्योंकि इस भाग से अल्फा कण क्या थे, आर पार बाहर निकल गए थे। और इस आधार पर उसने इस भाग को क्या नाम दिया, इस भाग को इसने कक्षा नाम दिया, जो खोखला भाग था। जिसे देखो, ये कक्षा के बारे में इतना भी ज़्यादा नहीं बता पाया था, लेकिन फिर भी कक्षा के बारे में इसने थोड़ा बहुत बताया था। और नील्स बोहर ने कक्षा के बारे में पूरा बताया, उसका नाम भी बताया, जिसे कक्षा कहा गया। तो अब ये कक्षा के बारे में किसने बता दिया था, रदरफोर्ड का ये पहला निष्कर्ष निकल गया। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला। अब रदरफोर्ड ने देखा कि वो एक ही कण क्यों टकरा के आया। इसका मतलब उसने देखा उस भाग से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस जगह पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रतिकर्षण हुआ होगा किसी चीज़ का। जिस तरह से यदि आप देखते हैं कि माइनस और माइनस मिलाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, अट्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरह प्लस और प्लस मिलाते हैं तो भी प्रतिकर्षण होगा, अट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो उस भाग से बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए वो भाग टकरा के पुनः जोरों के साथ में वापस आ गया था। देखना, क्योंकि देखो ये जो हीलियम था, हीलियम +2 था, द्विआवेशित कण अल्फा थे। जब ये कण इस नाभिक से टकराया था, ठीक है, अगर माना कि उस सेंटर वाले भाग से टकरा के वापस आया था,
तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहा होगा, तो इसने क्या कर दिया, इसको धक्का मार दिया, तो ये वापस टकरा के वापस चला गया। ऐसा किसने सोचा था, रदरफोर्ड ने, और ये बिल्कुल ही सही था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जिस भाग में टकराया था वो अल्फा कण, जिस भाग से टकराया था उस भाग का इसने नाभिक नाम दिया, क्योंकि इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उनका द्रव्यमान होता है, ये धनावेशित भाग होता है, और धनावेशित भाग उसके केंद्र में रहता है। तो ये हीलियम भी क्या था, धनावेशित। जब हीलियम धनावेश से टकराया और धनावेश से टकराया, तो धनावेश और धनावेश के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन, और जैसे ही रिपल्शन हुआ तो ये वापस दूर चला गया, इस कारण ये कण टकरा के वापस चला गया। लेकिन यदि देखें, अगर ये हीलियम का कण, यहाँ देखिए, अगर ये हीलियम का कण इस रूप में जाता, इस रूप में जाता या इस रूप में जाता, तो ये आर पार बाहर निकल गया, क्योंकि ये कक्षा क्या है, ये जो कक्षा थी ये क्या थी, खोखली, जहाँ पे धनावेश नहीं था। अब धनावेश नहीं था तो यहाँ पे ये चीजें टकराएगी नहीं। इसको एक बार और अच्छे से देख लें, ये निष्कर्ष कैसे काम करता है। देखो, जिस तरह से अगर माना कि ये जो हीलियम+2 का अल्फा कण था, ये यदि सीधा टकरा के जाएगा, इससे सीधा टकराए तो ये वापिस जाएगा, क्योंकि धनावेश और धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण हो गया, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था, और ये सही भी था। और यदि ये धनावेश यहां से जाएगा तो साइड वाली जगह खाली है, तो ये बिना टकराए चले जाएगा, यानी रिपल्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का मध्य भाग, परमाणु का मध्य या परमाणु के मध्य भाग में, परमाणु के मध्य भाग में द्रव्यमान, परमाणु के मध्य भाग में द्रव्यमान उपस्थित रहता है, और यह मध्य भाग, यह मध्य भाग एक धनावेशित भाग है, एक धनावेशित भाग है। देखो, ये थोड़ी लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में बना के लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से समझ रहे हैं हम कि परमाणु के मध्य भाग में द्रव्यमान उपस्थित रहता है। ये रदरफोर्ड ने बताया था कि अति एक सघन भाग होता है, उसमें द्रव्यमान रहता है। परमाणु का मध्य भाग अति सघन भाग में, इसको आप यहाँ ऐसे भी लिखते हो, अति सघन भाग में द्रव्यमान उपस्थित रहता है, और यह मध्य भाग एक धनावेशित भाग है, जिससे अल्फा कण टकराकर, जिससे अल्फा कण टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। क्योंकि धनावेश और धनावेश के बीच में क्या हो रहा था, हमें यहाँ समझना है, ठीक है। क्योंकि इस भाग से अत्यधिक प्रतिकर्षण हुआ होगा, और इस प्रकार इसे नाभिक नाम दिया। इस प्रकार इसे क्या नाम दिया, इस प्रकार इसे नाभिक नाम दिया। तो ये रदरफोर्ड के दोनों निष्कर्ष देख ले आप। देखो, रदरफोर्ड का बाहरी भाग, रदरफोर्ड ने बताया परमाणु का जो बाहरी भाग है वो अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। इसी कारण तो इस भाग से अल्फा कण आर पार बाहर निकल गए,
जिसे कक्षा का नाम दिया। फिर परमाणु का मध्य भाग था जो अति सघन भाग था जहाँ पे द्रव्यमान रहता है, ठीक है। और उस भाग के उस मध्य भाग एक धनावेशित भाग है, या फिर अब धनावेशित भाग है ऐसा कैसे है, नेगेटिव भाग भी हो सकता है। लेकिन उसने क्या फेंके थे, उसने अल्फा कण He+2 फेंका था जो कि धनावेशित था। अब उसने धनावेशित फेंका तो रिपल्शन होगा, तो धनावेश होगा, उसको इजीली पता चल जाएगा। और जिससे अल्फा कण टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, क्योंकि इससे अत्यधिक प्रतिकर्षण हुआ, क्योंकि इस भाग से, यानी ठीक है, इससे कहने का मतलब क्योंकि इस भाग से अत्यधिक रिपल्शन हुआ होगा, प्रतिकर्षण हुआ होगा, इस प्रकार इसे नाभिक का नाम दिया गया। तो कक्षा और नाभिक किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। कक्षा के बारे में और अधिक बताया तो वो नील्स बोर ने बताया था। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर ले। इसके अलावा ये तीसरा पॉइंट एक और यहाँ लिख सकते हैं कि कक्षा और नाभिक का आकार, जिस तरह से इसने बताया, नाभिक का जो आकार बताया था, नाभिक का आकार बताया था इसने 10⁻⁻15 यानी 15 मीटर। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है परमाणु का आकार, या परमाणु को जो त्रिज्या बताई थी इसने, यानी त्रिज्या बताई गई है, ठीक है। जिस तरह से परमाणु का आकार, परमाणु की इसने त्रिज्या इसने बताया 10⁻10 मीटर। इन दोनों पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना साथ में। इसको वैसे यहाँ भी देख लेंगे। देखो नाभिक, इसको एक बार उतार ले आप, पहला और दूसरा पॉइंट उतार ले, तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ पे मैं वापस इसको लिख लूंगा। उतार ले इसको, दोनों पॉइंट ही। इसके बाद इसका जो तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे इसको। हाँ, अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां भी देखनी पड़ेगी। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या है, वैसे इसकी 3 से 4 कमियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमी होगी इसको हम देख लेंगे अच्छे से। हाँ, अगर द्रव्यमान उपस्थित रहता है उसको अति सघन भाग में बताया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखें। और कक्षा और नाभिक किस तरह बताया हमने पूरा देख लिया है। अब इस पॉइंट को पूरा उतार ले साथ साथ में ही, ताकि आपके नोट्स बनते रहेंगे। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। हाँ, अब जो इसका एक पॉइंट और था, तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं अपन, कि जो थर्ड पॉइंट था वो नाभिक का आकार और परमाणु का आकार था, यानी उसकी त्रिज्या, ठीक है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 और परमाणु का आकार ये 10⁻⁻10। ये दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो रदरफोर्ड है उसके अनुसार परमाणु की त्रिज्या या फिर नाभिक की त्रिज्या क्या है, तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर, ये परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया। अब है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। इस मॉडल की कमियां पढ़ लेते हैं अपन। देखो, अब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया क्यों था? रदरफोर्ड ने मॉडल इसलिए दिया था कि थॉमसन ने क्या बताया था, जे थॉमसन ने बताया था कि धन आवेशित जो भाग है वो पूरे में रहता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। रदरफोर्ड ने उस चीज़ को गलत साबित कर दिया, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां रही। देखो, सबसे जो पहली बात है कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो इसने ये नहीं बताया कि
इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं और किन कक्षाओं में घूमते हैं। कक्षा तो मतलब इस तरह से बता दिया कि कक्षा होती है वहाँ, मतलब इस तरह से अल्फा कण टकरा के जा रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इसका जो पहली कमी हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि रदरफोर्ड ये बताने में असफल रहे कि वो इलेक्ट्रॉन किन वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो उन वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं बता पाए। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने मतलब इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ये बताने में असफल रहे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कहीं बताई नहीं थी, कक्षा कह दिया, लेकिन किन कक्षाओं में इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी और उन कक्षाओं के बारे में बताने में असफल रहे, वो नहीं बता पाए। तो ये पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत प्राप्त होता है। देखो, कोई भी स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। ठीक है, इसको रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं या लाइन स्पेक्ट्रम। एक बार हम रदरफोर्ड की कमी की बात कर लेते हैं। देखो, आपको मैं बता दूं कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमेशा इस रूप में प्राप्त होता है, इस रूप में, डैश डैश के रूप में, ना कि इस रूप में। ठीक है, तो ये रेखाओं के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसको हम किसी भी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ना कि रदरफोर्ड की। किसी भी स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम, यहाँ एक अलग से आप लिख सकते हो, रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बता दिया, रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया कि ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ये सतत प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में सतत प्राप्त नहीं होता है, असतत प्राप्त होता है। तो यहां देखें, रदरफोर्ड ने बताया कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस या सतत प्राप्त होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में स्पेक्ट्रम असतत प्राप्त होता है। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करें आप, इसको वेरी इम्पोर्टेंट कर ले आप, क्योंकि आपसे इसे पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम किस रूप में प्राप्त होता है। तो लाइन के रूप में, तो ऑप्शन सही है, लाइन के रूप में भी प्राप्त होता है। रेखीय स्पेक्ट्रम तो रेखीय भी है, और सतत असतत तो हमें ध्यान रखना है कैसा होता है, ये होता है असतत प्राप्त होता है, सतत प्राप्त नहीं होता। अभी भी बता रहा हूँ, इस रूप में प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम, कभी लाइन के रूप में, रेखाओं के रूप में। रदरफोर्ड ने बताया कि स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में स्पेक्ट्रम कैसा था, असतत। इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। रदरफोर्ड ने तो सतत बताया था, वास्तव में असतत प्राप्त होता है। कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है, असतत स्पेक्ट्रम है। और ये
पूछा भी गया है कि स्पेक्ट्रम किस टाइप से पाया जाता है। स्पेक्ट्रम होता है वो असतत पाया जाता है। तो इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल की तीसरी कमी, ये पहली कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या और कक्षाओं के बारे में नहीं बताया। और दूसरी कमी हो गई, स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। और तीसरी कमी हो गई, परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाई है। अब परमाणु के स्थायित्व के बारे में क्यों नहीं बताया, हम शॉर्ट में इतना लिख लेते हैं कि परमाणु का स्थायित्व नहीं बताया। इसको पूरा समझेंगे, काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसको लिखते नहीं है, हम पूरा समझ लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाए। अब क्या नहीं बताया उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो कि जो मैक्सवेल का विकिरण का सिद्धांत था, मैक्सवेल का जो विकिरण सिद्धांत था, अब मैक्सवेल ने विकिरण जो सिद्धांत दिया था उसमें यह बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी चीज़ होती है, कोई पदार्थ होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिस तरह से यहाँ देख ले आप, जिस तरह से ये नाभिक है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस वृत्ताकार कक्षाओं के चारों ओर घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार कक्षा के चारों ओर घूमता रहता है तो ये निरंतर ऊर्जा का ह्रास करेगा, यानी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि मैक्सवेल विकिरण का सिद्धांत यही कहता है कि चीज़ों में धीरे धीरे मतलब क्या होती है, ऊर्जा कम होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ इसको देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, माना कि ये नाभिक है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से इस वृत्ताकार कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब चक्कर लगाता है तो अर्थात इसमें ऊर्जा में लगातार इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी तो इसकी जो गति होगी, इलेक्ट्रॉन की गति कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति भी कम हो जाएगी। साथ में ही इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। ये मैक्सवेल का जो विकिरण सिद्धांत है उसके अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा कम हुई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हुई, भाई किसी की एनर्जी कम हो रही है, अगर स्पीड दौड़ना है तो एनर्जी कम हुई, धीरे धीरे दौड़ेगा, उसकी गति भी कम हो जाएगी और इसकी त्रिज्या भी कम हो जाएगी। अगर उसकी त्रिज्या कम हो रही है, देखिए अगर इसकी त्रिज्या कम हो रही है मतलब माना यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन की गति और कम हो गई, फिर यहाँ आ गया, यानी इसकी त्रिज्या कम हो गई, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अंतिम में इस रूप में देखें तो अंतिम में तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करते करते अंतिम में नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में गिर ही नहीं सकता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होते हैं। भाई एक जब इलेक्ट्रॉन राउंड सर्कल में चलता है तो एक बल बाहर की ओर काम करता है और एक बल अंदर की ओर काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं करता है। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि रदरफोर्ड के अनुसार आप लिख सकते हो कि मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप लिख लें कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार यदि मैक्सवेल विकिरण के सिद्धांत को देखा जाए तो कोई भी पदार्थ है या इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा उत्सर्जन करता रहता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होती रहती है, लगातार इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऊर्जा की कमी होगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, गति कम होगी, धीरे धीरे उसकी त्रिज्या भी कम होगी। इस तरह से अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी भी नहीं गिरता है। इस कारण ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताया भाई, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल की जितनी भी बातें थी, यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, पहले डायग्राम बनाया, फिर प्रयोग की बातें की, फिर कक्षा
और नाभिक का नाम कैसे निकला, निष्कर्ष क्या था, फिर उस मॉडल की कमियां की थी, वो सारी बातें हमने देख ली है। इस मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये कुछ पॉइंट भी जो जो इम्पोर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बताया, जो कि अपने सिलेबस में ये मॉडल था। अब नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे नील्स बोहर का मॉडल, जो कि आपके लैब असिस्टेंट के जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें नील्स बोहर मॉडल से पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आपने उतार लिया होगा साथ साथ में ही। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, एक बार आप इसको थोड़ा और उतार ले, कुछ पॉइंट आपके बाकी रह गए, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट उतार ले पूरा। इसके बाद इसको नील्स बोहर का मॉडल है आपका। जो नेक्स्ट चौथा मॉडल है वो है नील्स बोहर का मॉडल। जो फोर्थ मॉडल रहेगा वो रहेगा नील्स बोहर का मॉडल। नील्स बोहर, कई जगह बोहर लिखा है, कई जगह बोहर लिखा है, ठीक है। बोहर का मॉडल ये हो जाएगा आपका नील्स बोहर का मॉडल। अब नील्स बोहर ने बताया क्या था, नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, या फिर जो नाभिक होता है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है, उस वृत्ताकार पथ में घूमता रहता है, और उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग, इस पॉइंट को मैं से पूरा लिख दूंगा, जिनका कोणीय संवेग, देखो यहाँ पे पूरी में देखो कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π होता है। ये कोणीय संवेग होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम पूरा लिख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को समझेंगे कि नील्स बोहर ने क्या बताया था। नील्स बोहर के अनुसार आप मेरे साथ अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहे। नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमता है, और उन्हीं वृत्ताकार पथ में घूमता है, जिसे कक्षा नाम दिया, या ऊर्जा स्तर। देखो रदरफोर्ड ने कंफ्यूज कक्षा बताया था, लेकिन कक्षा और ऊर्जा स्तर नाम किसने दिया था, तो वो नील्स बोहर ने दिया था, नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग, यहां पे लिख लेता हूं, कोणीय संवेग बराबर mvr बराबर NH/2π का कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज हो।
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है या घूमता है, जिसे कक्षा या ऊर्जा स्तर नाम किया। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गिनता है जिनका कोणीय संवेग इतना होना चाहिए, इतना, ठीक है। ये उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग mvr/nh/2π होता है। अब इसके बाद देख लें, यहाँ पे h क्या है, h है प्लांक स्थिरांक, एक प्लांक कांस्टेंट है। h प्लांक कांस्टेंट या प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये पहली बात होगी नील्स बोर की कि उन कक्षाओं का आपसे, ये है आपके नील्स बोर की इक्वेशन। तो एग्जाम में एक तो इसको इम्पोर्टेंट कर ले आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि नील्स बोर मॉडल की इक्वेशन कौन सी है या नील्स बोर की समीकरण कौन सी है। इस समीकरण को नील्स बोर की समीकरण भी कहा जाता है। तो यही इसका सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नील्स बोर की समीकरण है या नील्स बोर का जो मॉडल की समीकरण है वो ये हो जाएगी आपकी। ये पहला पॉइंट आप उतार लें कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, mvr/nh/2π होता है। इसके बाद हम एक पॉइंट उतार लो, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। आपका जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन, एक बार आप उतार ले इसको, यदि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में कैसे जाता है उसके बारे में नील्स बोर ने ही बताया था। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। कोणीय संवेग इसको कहा जाता है नील्स बोर की समीकरण, इसको इम्पोर्टेंट कर ले, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और एग्जाम में जो पूछा गया था, और एक सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो पूछा गया था यही पूछा गया था, बस इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर पूछ दिया गया था। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सोल्व करके आगे लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट इसको रब कर लेता हूँ अब मैं। हाँ, अब रहेगा कि दूसरा पॉइंट मैं पूरा समझा देता हूँ, आप इसको पूरा लिख भी लेंगे, लेकिन लिखने में काफ़ी टाइम जा रहा है, मैं इसको पूरा समझा ही देता हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हो। इसको आप मान लो E2, इसको मान लो E1, इसको मान लो उच्च ऊर्जा स्तर और ये मान लो निम्न ऊर्जा स्तर। इस पॉइंट को पूरा समझ लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। अब नील्स बोर ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित होता है या निम्न ऊर्जा स्तर की जो कक्षा होती है, निम्न ऊर्जा या फिर कक्षा, निम्न कक्षा और उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में उपस्थित है तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन से या फिर एनर्जी, सिंपल सा फोटोन छोड़ो, अपन सीधा ये देख लेते हैं कि वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है, और ऊर्जा का अवशोषण करके वो कहाँ चले जाता है? वो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाता है या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है, ये बताया। इसके बाद इसी के अंदर इसने ये बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखना, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके, ऊर्जा को रिलीज करके कहाँ हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट में, या फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। तो यहाँ से हम सबसे फर्स्ट पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो
कि नील्स बोहर के अनुसार, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप साथ साथ में इसको लिख लेना कि नील्स बोहर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन, नील्स बोहर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन E1 कक्षा में अर्थात निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में उपस्थित है तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में चले जाता है। इसके बाद और यदि, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद और यदि कोई इलेक्ट्रॉन E2 कक्षा में अर्थात उच्च ऊर्जा वाले स्तर में या उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में उपस्थित है, जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए कहाँ पे आएगा, निम्न ऊर्जा वाली कक्षक में वापिस आ जाएगा। और यह जो ऊर्जा अंतर रहेगा वो इन दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतर के बराबर रहेगा। यानी जो ऊर्जा एब्जॉर्ब कितनी की, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से एमिशन कर रहा है, एमिट कर रहा है, यहाँ से एब्जॉर्ब, यहाँ से एमिट, यानी ये जो ऊर्जा अंतर होगा इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा अंतर के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है E2 माइनस A1 अपॉन H। देखो E2 माइनस E1, E2 ऊर्जा स्तर और E1 निम्न ऊर्जा स्तर, H प्लांक कांस्टेंट। ये बोर की आवृत्ति का नियम भी कहते हैं, इसको बोर की आवृत्ति का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, बोर की ऊर्जा आवृत्ति या बोर की ऊर्जा आवृत्ति का नियम, बोर की ऊर्जा आवृत्ति का नियम या आवृत्ति का नियम भी इसको कहा जा सकता है। तो नील्स बोर का ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक बात और है कि ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में था। देखो ये एक प्रकृति का नियम है और इस मतलब पृथ्वी का नियम है, संसार का नियम है कि कोई भी, चाहे वो प्राणी है, चाहे कोई पदार्थ है या कोई इलेक्ट्रॉन ही क्यों न हो, वो हमेशा अपने आप को स्थायी बनाए रखना चाहिए, यानी स्थायी बनाए रखना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केमिस्ट्री का रूल है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही अनस्टेबल होता है, जितनी अधिक एनर्जी होती है वो उतना अस्थायी होता है। तो भाई यहाँ से, यहाँ देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चला गया, एक बार इस इलेक्ट्रॉन ने सोच लिया कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, ऊर्जा को ग्रहण कर दिया। अब ऊर्जा को ग्रहण करके यहाँ तो चला गया, लेकिन ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वो अधिक एनर्जी का हो जाता है। और सिंपल सी बात है कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी हड़बड़ा जाता है कि इतनी सारी एनर्जी का क्या करूँ। तो ऐसे टाइम में ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वापिस नीचे आ जाता है। तो वापस नीचे आते समय वो क्या करता है, एनर्जी का उत्सर्जन करता है। यहाँ पे क्या लिख दो आप, ऊर्जा उत्सर्जन और यहाँ पे ऊर्जा अवशोषण। तो यहाँ पे ऊर्जा अवशोषण कर दी, अधिक ऊर्जा का हो गया, अस्थायी हो गया, अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है, एनर्जी को उत्सर्जन कर दिया, नीचे आ गया और अपने आप को स्थायी कर लिया। ये नील्स बोर का दूसरा पॉइंट है। अब नील्स बोर का अब ये जो मोटे तौर पे नील्स बोर के जो मेन पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इस मॉडल की कमियां क्या है वो देख लेते हैं। इसके अलावा भी हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। इसको आप एक बार पूरा नोट डाउन कर ले, इसको आप एक बार पूरा नोट डाउन कर ले और साथ साथ में थोड़ा बहुत लिख भी ले, जिस तरह से मैंने लिखवाया है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखें, यहां देखें, अब ये इक्वेशन तो हमने देख ली थी। इसमें तीसरा पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर देखो
एम वी आर बराबर NH/2 पाई। ये तो कोणीय संवेग वाली इक्वेशन हो गई। लेकिन यहां देखना, जब रदरफोर्ड के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन उसको नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया कि नाभिक में नहीं गिरता है। और यहाँ देखें, जिस तरह से माना कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल काम करता है जिसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहा जाता है, जिसके बारे में नील्स बोर ने बताया। किसने बताया कि नाभिक का एक काम है, नाभिक में एक आकर्षण बल है, ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं खींच के अपने अंदर बुला लेगा। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये जो नाभिक है, इस नाभिक का ऐसा बल है जिस तरह से इसके चारों ओर घुमाने का काम करता है। क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार की कक्षा, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल, देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अपने लिए क्या है, हमें मतलब पृथ्वी पे चलने के लायक बनाता है, ठीक है, ताकि हम गिरे नहीं। उसी तरह नाभिक क्या है, नाभिक एक गुरुत्वाकर्षण बल है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसको चारों ओर घुमाने के लिए काम आता है, ना कि इसको खींचने की, जिस तरह हम गिरते नहीं है। तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल काम करता है जिसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। और किसने बताया था? नील्स बोर ने। अब ये गिरता क्यों नहीं है, थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो बल काम करते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करना, यही सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे दो बल काम करते हैं। कौन से बल काम करते हैं? यहाँ देखना, देखो एक तो बाहर की ओर बल काम करता है, उसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। इसका है mv²/r, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है तो बाहर की ओर भी एक बल काम करता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अंदर की ओर घूमता है, ठीक है, अंदर की ओर भी घूमता है जिसको कहा जाता है, अंदर की ओर भी एक बल काम करता है भाई। तभी दो, जब ये इसको मतलब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण, अंदर की ओर बल काम करता है, इसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। और इसका फॉर्मूला होता है Ze²/r²। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है और थोड़ा एक्सप्लेन करें। अब इसलिए नहीं गिरता है कि बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल और अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो जाते हैं। और जब दोनों बराबर होते हैं, जिस तरह से मौत के कुएं में मोटरसाइकिल घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन घूमता है भाई। वो जो बाइक वाला होता है, राइडर होता है, वो बाइक को जब राइड करता है तो क्या है, वो मौत के कुएं में वो अंदर की ओर भी एक बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ताकि उसका झुकाव बना रहे, उस कुएं के सराउंडिंग झुकाव बना रहे। और बाहर की ओर केंद्र, और जो मौत के जो कुआं होता है उस पर भी उसका दबाव लगता है, यानी बाहर की ओर भी बल लगता है। जब बाहर वाला बल और अंदर वाला बल दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो वो बाइक होती है, उसके चारों ओर इस तरह से घूम सकती है, उसके अंदर नहीं गिरता है। यही कारण है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है तो इसके बाहर की ओर भी बल लगाता है और अंदर की ओर भी बल लगाता है, तो इस कारण ये गिरता नहीं है। तो जब यहाँ पे लिख सकते हो ये दोनों बल बराबर होने पर अब इसमें mv²/r बराबर Ze²/r²। इसको नोट डाउन कर लें, उसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे दें, और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि नील्स बोर की इक्वेशन कौन सी है। तो ऑप्शन में ये नहीं था, तो हमें ये चाहिए। तो
इसको थोड़ा फाइंड आउट के लिए थोड़ा और बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा डीप ले जाके। एनसीईआरटी हमें ये इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसलिए तो मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी हमें नोट्स भी पढ़ने चाहिए कि एनसीईआरटी में ये था, ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में ये चीज़ थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से निल्स बोर का मॉडल, निल्स बोर का परमाणु मॉडल ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। इसको आप नोट डाउन कर लें कि बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल होता है, अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल, दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है। जब बराबर होते हैं तो ये इक्वेशन आती है, इसकी दूसरी इक्वेशन है, और यही आपके एग्जाम में पूछी गई है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह से निल्स बोर के तीनों टॉपिक, तीनों जो लाइन थी, जो तीन बातें थी वो पूरी की। चौथा पॉइंट और भी है, अगर थोड़ा हर चीज़ को बढ़ा करके भी देख सकते हैं कि इसके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इसके बारे में निल्स बोर ने ही बताया था, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लें। इसके बाद निल्स बोर की हम कमियों के बारे में लिखेंगे, ये एक बार लिख लें आप पूरा साथ में ही। सॉरी। इसके बाद में इसमें क्या क्या कमियां थी वो देखेंगे। ये आपने उतार लिया होगा इतनी देर में, इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लें। अब देखें यहाँ पे इसकी क्या क्या कमियां रही, निल्स बोर के मॉडल की क्या क्या कमियां रही। निल्स बोर मॉडल की कमियां, इसका जो सबसे फर्स्ट है, पहली बात तो ये अगर ये पूछे जाए, ये केवल हाइड्रोजन का उपयोग किया था निल्स बोर ने। देखें थोड़ा चालाकी की थी निल्स बोर ने। अब चालाकी इसलिए की थी, किसने क्या सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ ले लेता हूँ तो वो इजी वे में समझा सकते हैं। तो क्योंकि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो कक्षाओं में कहाँ घूमता जाएगा, इसके बारे में इसने कुछ बताया नहीं था। तो यहाँ देखना, तो इसने क्या दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू है। यानी जहाँ पे केवल ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे ये उस तंत्र पे लागू है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन। अब इसने हाइड्रोजन का ही उपयोग किया था निल्स बोर ने। निल्स बोर ने क्या किया था, हाइड्रोजन का ही उपयोग किया था, हाइड्रोजन का इसने उपयोग कर लिया। इसके बाद में हीलियम +1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद लिथियम +2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस तरह से ये इन पे ही काम चला। इसके बाद में कमी क्या रही कि ये जीमान और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा सका। जीमान और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सके। भाई अब जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या है, ये पूरा कम से कम एक आधे घंटे का टॉपिक है। इसको हम अलग से लेंगे, यानी जैसे आगे अगर सिलेबस में इंक्लूड है तो इसको आगे और पढ़ लेंगे। अभी हमें कमियां याद रखनी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस है और लिथियम +2 इन पे काम चलेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तो इसने हाइड्रोजन का उपयोग किया था। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा सके। हाँ, इसके बाद में ये भी परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए थे। क्या था, परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए, क्योंकि इन्होंने देखना यहाँ पे परमाणु के स्थायित्व के बारे में पूर्ण रूप से समझा नहीं सके। अब इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ा देता हूँ। मैंने लिखा इतना ही, अगर लिखने जाओ तो पूरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा वर्ड। देखो अब बात क्या हुई कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में पूर्ण रूप से समझा नहीं सके।
इसलिए अब सिंपल सा अपन समझते हैं, जिस तरह से इन्होंने ले लिया हाइड्रोजन, अब इन्होंने हाइड्रोजन लिया, यहाँ देखें इसको, यहाँ देख लेते हैं, जिस तरह से इन्होंने ये हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, ये नाभिक एक इलेक्ट्रॉन था और एक ही कक्षा थी। जब ये इलेक्ट्रॉन ये घूमता 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 इलेक्ट्रॉन क्या था, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसने क्या बताया, ऊर्जा स्तर बताए थे ना, नील्स बोर ने क्या बताया था, ऊर्जा स्तर। तो निम्न ऊर्जा स्तर में है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और उच्च ऊर्जा स्तर में है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ये तो नील्स बोर भाई साहब ने बता दो दिया, किसके बारे में, नॉर्मली जानकारी, लेकिन ये नहीं बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन n1 में है, n1 में है कहने का मतलब पहली ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो कहाँ जाएगा, जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा, जिस तरह से हाइड्रोजन ही जिसने ले लिया, ठीक है, तो इसने तो जो एक ऊर्जा स्तर में है तो वो अगर केवल उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहली में उपस्थित है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इसके बारे में नहीं बता सके थे। तो परमाणु के स्थायित्व के पूर्ण रूप से समझा नहीं सके थे, तो ये इसकी 3 कमियां हो गई। नरली देखो, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो फिर वो कहाँ जाएगा, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। एनसीईआरटी में भी इंक्लूड है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीमान इफेक्ट और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से इनकी कमियों से आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार हमने सबसे पहले जॉन डाल्टन का मॉडल पढ़ा, थॉमसन का मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड मॉडल की जितनी भी सारी बातें थी एनसीईआरटी में लिखी थी वो भी पढ़ी, जितने और नोट्स थे, जितनी भी सारी, यानी जितना डीप से डीप जितना पूछ सकता था वो सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखवा दी आपको। इसके बाद उसकी कमियां पढ़ी, नील्स बोर का मॉडल पढ़ा और इसकी सारी पॉइंट पढ़े हमने। अब रही नील्स बोर के, जिसे नील्स बोर के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की समीकरण अलग है, उसके वेलोसिटी वेग का अलग है, और इसके बाद में उसके मास का अलग है। तो ये 3-4 इक्वेशन और रहती है जहाँ पे हम फिजिकल केमिस्ट्री में इसको अलग से भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जहाँ नील्स बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और इलेक्ट्रॉन का वेग है, वहाँ पे उसकी सारी 3 से 4 इक्वेशन और छोटी, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखी थी, 3-4 और समीकरण है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की है और इलेक्ट्रॉन के मास की है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की, वो 3 समीकरण हमें और पढ़नी पड़ेगी। उनसे बहुत ही कम पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो केमिस्ट्री की 3rd क्लास रहेगी, जिसमें हम SPDF कक्षकों के बारे में और क्वांटम संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।